हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब ठीक हो गए। मैंने आपको कल ही भेजना था ये वीडियो, लेकिन कल नहीं भेज पाया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम करके। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, लेक्चर 3 है। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको अबाउट सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में आपने मोलैलिटी, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस, मास फ्रैक्शंस, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स किए और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए सब्जेक्टिव लेवल, ठीक है। और जो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको फाइल भेजी गई है, उसमें आप देखना है इन सब में आपस में रिलेशंस भी हैं। वो रिलेशंस वैसे आपने पढ़ना है पढ़ लो, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल्स में यूजफुल है। मोलैलिटी दी हो, मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी दी हो, नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी दी हो, मोलैलिटी दी हो, फिर मोलैलिटी फाइंड करनी है। देन हाउ कैन यू इंटररिलेट ऑल द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस, वो गिवन है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। मैंने आपको डाउट्स ऑलमोस्ट भेज दिए एक वीडियो में, आप देख लोगे। अब देखिए आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जो आपने सॉल्यूशंस पढ़े, याद है आप सबको सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन है कि जब हम किसी सॉल्यूट में या किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्सअप कर दें और मिक्स होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, होमोजीनियस नॉन रिएक्टिंग, फिर हम इस मिक्सचर को सॉल्यूशन क्या देते हैं। मतलब सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है। किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्सअप करते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही तो कई टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। फिर हम इनकी मिक्सिंग करें और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक टाइप का सॉल्यूशन है। ऐसे कई टाइप हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। एक मैंने एग्जांपल आपको दिया, जैसे आप जानते हो कि अगर आप NaCl को पानी में डालो, then after some time you get aqueous NaCl solution, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। इस तरीका से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपने बताने हैं। सो ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, दैट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशंस मे बी ऑफ 9 टाइप्स, मे बी ऑफ 9 टाइप्स, होते नहीं 9 टाइप्स के, होते 7 टाइप्स है। कैसे देखिए जरा। सपोज दिस इज द सॉल्यूट कॉलम एंड दिस इज द सॉल्वेंट कॉलम एंड दिस इज द सॉल्यूशन कॉलम। मैं आपके साथ इनको लिखूंगा, ये आपको आने भी चाहिए। सपोज सॉल्यूट हमने ले लिया है कोई सॉलिड, सॉल्वेंट ले लिया हमने लिक्विड, ठीक है। सॉल्यूशन बनाया, कोई एग्जांपल बताइए। NaCl in water, sugar in water, like this, ठीक है। मान लीजिए अगर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अब बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगे, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये एलॉयज बनेंगे। क्या बनेंगे? एलॉयज। ये भी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशंस। अगर मान लीजिए आप इसको सॉलिड और इसे गैस रखते हो, ये बहुत रेयर केसेस है। जब हम किसी सॉलिड को किसी गैस में डिसॉल्व करते हैं, देन मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वो होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है। मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स आर हेटेरोजेनियस। जैसे आप देखो, स्मोक, डस्ट, कार्बन इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर, इस टाइप के सॉल्यूशंस हैं। बट इन्हें सॉल्यूशंस नहीं कहना चाहिए। ये हेटेरोजेनियस होने की वजह से इनके लिए बेटर वर्ड इज कोलाइडल सॉल्यूशंस। ज्यादा बेटर वर्ड क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। फोर्थ वन, सपोज we have solute as a liquid, solvent as a liquid, दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड टू लिक्विड,
अगर सेम नेचर के हैं तो मिक्सअप हो सकते हैं। हम नेचर के बारे में डिस्कशन अभी करेंगे आगे। दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूज्ड हो सकते हैं, जैसे आप सभी जानते हो, वेल नोन एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, डोंट राइट मिल्क इन वाटर। मिल्क इज नॉट अ होमोजेनियस, मिल्क itself is a heterogeneous, and milk is not an individual liquid, it's a mixture, it's a colloidal solution, it is animal fat and water, so remember this thing. Fifth one, suppose we have to add liquid to solid, मतलब हम liquid as a solute और solid as a solvent। बहुत रेयर एग्जाम्पल्स बनेंगे। ठीक है, वैसे तो ये जेलीज टाइप बन जाते हैं बट वो हेट्रोजीनियस है। अभी मैंने अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है तो बहुत रेयर केस है, मेरे दिमाग में एक आ रहा है मरकरी एंड सोडियम। इसे आप सोडियम अमलगम लिख सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, बट फिर भी ये होमोजीनियस है जो मैंने लिखा है। सिक्स्थ वन, लिक्विड टू गैस। बेटा ये एग्जाम्पल भी मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम में आता है। लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करना बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस है, बट कुछ हद तक आप वाटर वेपर्स को ले सकते हो, व्हेन वाटर वेपर्स आर डिसॉल्व्ड इन एयर। ठीक है, सॉलिड टू गैस के एग्जाम्पल्स तो आपको हेट्रोजीनियस ही मिलेंगे। ये भी हेट्रोजीनियस ही है, बहुत ज़्यादा होमोजीनियस नहीं है, इसलिए दो टाइप के सॉल्यूशंस को हम कंसीडर नहीं करते, पर वो 9 की जगह 7 टाइप से रह जाते हैं। ठीक है, 7, सपोज यू हैव गैस टू लिक्विड। मान लीजिए आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करा। वेल नोन एग्जांपल्स आर द एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये होमोजेनियस मिक्सचर है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उनमें यही कंसेप्ट होता है। गैस टू गैस, इट इज ऑलवेज होमोजेनियस। रिमेंबर, गैस टू गैस अगर नॉन रिएक्टिंग है तो कभी हेट्रोजीनियस होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर, बट रिमेंबर हियर डोंट राइट एयर। Air is heterogeneous because it not only contains nitrogen and oxygen but also contains number of impurities, dust, smoke। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। 9, अगर हम गैस को सॉलिड में ऐड करें, बहुत रेयर एग्जांपल है बट है इसके एग्जांपल अपने पास, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। So these overall are 9 types, जिसमें से ये 2 टाइप के आप एक्सक्लूड कर दो जो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं। So mainly there are 7 types of solutions. Solutions means homogeneous non-reacting mixture. Remember this thing. आप देख सकते हो, अगर ये आपको बॉटम लाइन ना दिख रही हो, ये मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अदरवाइज आप सुनने में भी ध्यान दो क्योंकि बोर्ड छोटा है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ और टर्म्स इंक्लूड कर दूं ताकि आपको डाउट ना रहे। बीच बीच में अगर ये टर्म्स आएंगे तो आप बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन अब मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर दूं कि अगर ये वर्ड्स आते हैं देन व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज। रिमेंबर, अगर कहीं पे लिखा हो एक्वस सॉल्यूशंस, द वर्ड इटसेल्फ मीनिंग दैट here solvent is water। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस, इट मींस सॉल्वेंट इज अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे वर्ड यूज हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट मींस solute is very less as compared to the solvent। ठीक है, बहुत कम है, वैसे तो 50% से कम है, पर डाइल्यूट वर्ड हम वही यूज करते हैं जहाँ पे 5 से 10% तक सोल्यूट होता है। सॉरी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक
ठीक है, नियरली 50% तक सोल्यूट हो या इससे ज़्यादा हो तो कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं। कुछ बेटा और वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस मींस देयर इज वन सोल्यूट and one solvent component. Binary. Ternary solutions, there are 3 components. कौन कौन से? इनमें से सॉल्वेंट एक ही होगा, सोल्यूट 2 होंगे। अगर कहीं क्वाटनरी सॉल्यूशंस हैं तो भी सॉल्वेंट एक ही है, रिमेनिंग कंपोनेंट्स कंसीडर एज अ सोल्यूट। ओके, अब देखिए फर्स्ट टाइप इसका डिस्कस करते हैं। solid to liquid solutions. It means when solid is added to the liquid, solid taken as solute, liquid taken as solvent, then we get a solution. The process of adding of solid to the liquid is known as जनरली डिसोल्यूशन। ठीक है, और अगर किसी सॉल्यूशन से सॉलिड पार्ट या सोल्यूट पार्ट अलग करना हो इस केस में, देन इट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। रिवर्स ऑफ डिसोल्यूशन इज क्रिस्टलाइजेशन। कई बार इस प्रोसेस में साथ में कुछ हीट भी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब्ड होती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उस केस में द रिलीज्ड हीट per mole is known as heat or enthalpy of dissolution. Enthalpy of dissolution. बेटा यहाँ पे कुछ वर्ड्स और भी आ जाएंगे जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो डिसोल्यूशन की फॉर्म में 3 स्टेट्स बनती हैं, जो आप कहीं पे लिखा हुआ देखोगे या कहीं फिर आपको डाउट आ जाए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 स्टेट्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। जब आप किसी कंटेनर में सॉल्वेंट लेते हो और सोल्यूट ऐड करते हो, लाइक सॉल्ट, शुगर, सॉल्वेंट, मान लीजिए पानी लिया आपने ऐड किया और स्टेयर कर दिया, घुल गया। फिर आपने और शुगर ऐड लिया, फिर स्टेयर कर दिया, फिर घुल गया। आप देखोगे ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब फिर सोल्यूट फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, शुगर फर्दर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, प्लीज नोट दैट स्टेट। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज सैचुरेटेड स्टेट ऑफ द सोल्यूशन। That means saturated state of the solution is the state at which no more solute can be added further. Or you can say saturated state is the state at which rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization. Or you can say at which no more solute can be dissolved. जब जस्ट घुलना बंद हो जाए, कीपिंग अदर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर नहीं चेंज करना, आपने प्रेशर नहीं चेंज करना, ठीक है, कंडीशंस नहीं चेंज करनी, और जब जस्ट घुलना बंद हो जाए सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, दैट स्टेज विल गिव यू सैचुरेटेड स्टेट। दिस इज द सैचुरेटेड स्टेट। और उससे पहले तक की स्टेट जब आप डिसॉल्व करते जा रहे हो और ये डिसॉल्व होता जा रहा है, तब हम उसे अनसैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। और सैचुरेटेड स्टेट के बाद अगर हमने थोड़ा सा भी सोल्यूट ऐड किया, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अब डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर डिसॉल्व नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल प्रेसिपिटेटेड, इट विल settle down at the bottom. This stage is known as supersaturated. That is, a supersaturated state of the solution is the state of precipitation. The state of precipitation.
ठीक है. So what is the dissolution? Adding of solute to liquid to make a solution. What's the crystallization? It's a reverse process. When a dynamic equilibrium, +1 का term use कर रहा हूँ. When the dynamic equilibrium of dissolution and crystallization take place, that means the rate of dissolution and rate of crystallization forward and backward both reactions become equal. This stage will give you the what? Give the saturation. इसको मैं अगर graphically बताऊँ आपको कि एक ऐसी स्टेज हो कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब जब आप उसमें ऐड कर रहे हो, इट विल गिव यू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन. और ऐसे मान लीजिए कि ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिस स्टेज पे इक्वल हो जाए, that particular time will show the saturation state. ये कम हो गई, समझ गए. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर इसके बाद इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे होता है प्रोसेस. जब बेटा आप सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हो, यहीं पे एक टर्म और डिफाइन करता हूँ मैं. ये सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है. सॉल्युबिलिटी. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशंस. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशंस डिफाइंड एज, सुनना ध्यान से, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब सॉलिड. This is the amount of solute that dissolve in 100 gram of solvent. पक्का कर दिया, फिक्स कर दी वैल्यू कितना, 100 gram of solvent to make a saturated solution. What do you mean by saturated solution? Understand? To make a saturated solution at given temperature and pressure. Conditions fix करनी होंगी. अगर हमने temperature pressure change कर दिए तो क्या पता solubility change हो जाए. So what is solubility? What amount of solute is dissolved per 100 gram of solvent to make a saturated solution at given temperature and pressure. Clear? अगर आपको इसमें numerical find करने को आता है तो आप इस formula को बना सकते हैं यहाँ से. Solubility, the amount of solute, take amount of solute, 100 gram of solvent, so amount of solvent ले लो और 100 से multiply कर लो. This formula is useful to find out the solubility of solid to liquids. Okay. अब बेटा दो और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और में से एक क्वेश्चन तो ये है कि जब हम ये डिसोल्यूशन करते हैं, देन एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन प्रोसेस. कैसे होता है किसी चीज का डिसोल्यूशन? द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. कोई चीज जब घुलती है किसी लिक्विड में तो कैसे घुलती है? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल बॉन्डिंग. मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँगी, सपोज आपने NaCl को पानी में डाला है, तो बेटा NaCl पानी में कैसे घुलेगा? घुलना तो है ही. घुलने का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? तो आप समझिए, दिस इज द आयनिक कंपाउंड एंड दिस इज द पोलर सॉल्वेंट. ये तब कहा जाएगा कि घुल गया जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये आपस में इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे. हर एक सॉलिड की डिसोल्यूशन के लिए अपनी एक लैटिस एनर्जी होती है जिसमें वो ब्रेकअप कर जाता है. ठीक है, और उसको डिसॉल्व होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. जैसे अगर सॉल्वेंट वाटर है तो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी. और अगर सॉल्वेंट कोई और होता, कोई और लिक्विड, तो फिर वर्ड यूज करता है सॉल्वेशन एनर्जी. और ये हमेशा के लिए ध्यान रख लो, कोई भी लिक्विड किसी पर्टिकुलर, कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में तभी डिसॉल्व होगा
जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये सॉल्वेंट के लिए होनी चाहिए और ये सॉलिड के लिए होगी। Any solid is said to be soluble in the particular solvent if hydration energy or solvation energy of the solvent is greater than that of the lattice energy. Plus one के term है lattice energy. Lattice energy defined as the minimum amount of energy required to break this one. Hydration energy is the amount of energy released when dissolved per mole. तो देखो होता क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो NaCl है, यहाँ पे आपको सबका ना देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख लो, जो बेटा NaCl है ये वाटर के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास सराउंडेड होने लगते हैं और लिंक बनाने लगते हैं इसके साथ। लिंकिंग कैसे बनेगी, जो तो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव एंड के थ्रू, क्योंकि ये पोलर है, और जो पॉजिटिव चार्ज Na है इसके नेगेटिव एंड के थ्रू अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। जैसे ही अट्रैक्ट होंगे, डॉटेड बॉन्ड जो बनाए मैंने, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, और थोड़ी देर के बाद यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश होगी। आफ्टर सम टाइम, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द solubility. Remember, necessary and sufficient condition for the solubility. अगर इक्वल भी लगा लो तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो Na+ आयंस हैं, these are completely surrounded by water molecules through their ion dipole bonds. This process known as hydration. Cl- भी सराउंडेड हो जाएगा, लेकिन वो हाइड्रोजन के थ्रू होगा क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। लाइक दिस, समझ गए? ये रिजोल्यूशन कुछ इस तरीका से होता है जब वो पानी में डालते हो या किसी सॉल्वेंट में किसी लिक्विड को डालते हो। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स टू द लिक्विड? ये सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है क्या? What are the factors? देखो सब्जेक्टिव के आपको नोट्स में हैंड रिटन दूंगा, ठीक है? अभी पॉसिबल नहीं है, बट जैसे लॉकडाउन ओपन होगा मेरे पास आओगे तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तब तक आप बुक्स से पढ़िए या जो मैं डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ उनको रीड करिए। What are the factors affecting solubility? सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मतलब ऐसा कौन सा नेचर है, जैसे नमक पानी में ज़्यादा घुलता है, अगर कोई और चीज़ घुले तो वो भी घुलेगी क्या? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग? इसमें बेटा एक है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा सोल्यूट किस सॉल्वेंट में घुलेगा इनके नेचर पे ही डिपेंड करेगा, और तभी वो होमोजेनियस नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन बनाएगा। हाँ, इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में आपको बहुत सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ। इसका एक वन लाइन कंसेप्ट बताता हूँ, लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, मतलब सिमिलर नेचर सोल्यूट सिमिलर नेचर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। जैसे अगर आपके पास पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में बड़े आराम से घुलेगा, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में। अब ये नए वर्ड्स आ गए आप लोगों के लिए, कई बच्चों ने जिन्होंने क्लास में ध्यान से ना सुना होगा तो उसे पोलर नॉन पोलर नहीं समझ आ रहा है। पोलर वो होते हैं जिन पे चार्ज डेवलप हो, जैसे वाटर, ऐसे सॉल्वेंट्स पोलर सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे केरोसिन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन, जिनमें चार्ज नहीं होता और ऐसे लिक्विड होता है। अल्कोहल्स यू कैन टेक आल्सो, लाइक्स डिसॉल्व लाइक। NaCl dissolved in water, but NaCl does not dissolve in oil. ये पानी में घुलता है लेकिन ऑयल में नहीं घुलता क्योंकि वो नेचर सिमिलर नहीं है। Organic dyes dissolved in oil but not in
वाटर, क्योंकि उनका नेचर सेम नहीं है। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कुछ बच्चे समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे पानी में कोई चीज़ नहीं घुल रही गर्म कर दो घुल जाएगी, ऐसा नहीं है बेटा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर। टेम्परेचर के लिए आपने ये देखना होगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मतलब कि जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज हो रही है या हीट देनी पड़ रही है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर तो प्रोसेस इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, कहने का मतलब है डिसॉल्विंग हो रहा है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, देन रिमेंबर solubility increases with the increase of temperature. For example, NaCl, NaNO3, ठीक है, KCl, अगर इन सबको पानी में डिसॉल्व करा जाए, खुलने के बाद हीट करा जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है। और अगर इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मैंने क्लासरूम की तरह ही चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं पहले से यहाँ पे कॉपी बुक से देख के छापता फिर आपको पढ़ाता, शायद ना समझ आता। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक देन रिमेंबर solubility decreases। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोसेस होने पर हीट रिलीज हो रही है और हम हीट दे रहे हैं तो हम तो रिवर्स कर रहे हैं ना, लिचटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, solubility decreases with the increase of temperature। टेम्परेचर बढ़ने पर फिर solubility कम होती जाएगी। ओके, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो इरेगुलर वेरी करते हैं। थर्ड टाइप है, ये डिक्रीज वाले भी लिख देता हूँ यहाँ पे, LiNO3 Cu2SO4 होल थ्राइस। ये कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड्स हैं, जिनको पानी में डालो और टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती है। थर्ड वो है जो बेटा जिनका वेरिएशन फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट हैव प्रॉपर वेरिएशन, मतलब ये वो है जो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है Na2CO3.10H2, अगर आप इसे हीट करो तो 32 डिग्री तक इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, 32 टेम्परेचर के बाद फिर सॉल्युबिलिटी कम